हेलो स्टूडेंट। हमारे इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर चल रहे हैं। आज हम फंडामेंटल राइट्स का आपका चौथा राइट्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहला राइट क्या था आपका? राइट टू इक्वलिटी, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 के अंदर कवर किया गया था। फिर राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 के अंदर है। राइट अगेन एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 से 24 है। आज जो आपका राइट स्टार्ट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस की बात करेंगे, जो कि आर्टिकल 25 से 28 के अंदर है। आज हम इसमें बात करेंगे, तो हम पॉइंट टू पॉइंट बाई हर आर्टिकल को डीपली देखते हैं। आप इस पिक्चर की मदद से भी इसको समझने की कोशिश करना कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं और क्या कैसे कैसे चीज़ें फॉलो हो रही हैं। ठीक है, राइट ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ अ रिलीजियस। आपको ये अधिकार है, आपको फ्रीडम दे रखी है कि आप किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपोगेशन कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 दिखा है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस इनर सेल्फ। ठीक है, आप किसी भी धर्म को मान के उसको पूजा कर सकते हैं। फ्रीली प्रोसेस एनी रिलीजियस, किसी भी रिलीजियस को मान के उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, डिक्लेयर ऑफ योर फेथ इन ओपननेस, आप अपनी फेथ को ओपननेस में रख सकते हैं। फ्रीली प्रैक्टिस एंड रिलीजियस, आप क्या कर सकते हो? कोई भी कर्म कांड कर सकते हो। ठीक है, जैसे नमाज भी पढ़ सकते हैं नमाज वाले, और हिंदू लोग हवन भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, फ्रीली प्रैक्टिसेस भी कर सकते हो आप। जो भी रिचुअल्स हैं, जैसे भी तरीके से आपकी जाती है वर्शिप होती है, वे ऑफ वर्शिप जो भी होती है। फ्रीली प्रोपोगेट एनी रिलीजियस, ठीक है, आप फ्रीली क्या कर सकते हो? प्रोपोगेट कर सकते हो कोई भी रिलीजियस को। ठीक है, जिस भी रिलीजियस को आप मानते हो उसको आप क्या कर सकते हो? उसका प्रचार भी कर सकते हो। लेकिन प्रोपोगेशन डज नॉट इंक्लूड फोर्स कन्वर्जन। ठीक है, लेकिन प्रोपोगेशन का मतलब ये नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो, किसी से ज़बरदस्ती उसको कन्वर्ट कर दे रहे हो। ठीक है, जैसे कि चलता है कि हिंदू को मुसलमान बना दिया है, या मुसलमान को हिंदू बना दिया है, या क्रिश्चियनिटी को बना दिया है, क्रिश्चियनिटी में चेंज हो गए, तो आप फोर्सफुली नहीं कर सकते। हाँ, ये आपका अधिकार है कि आप अपनी मर्जी से जिस भी धर्म में जाना चाहें, आपको क्या कहते हैं, आप जा सकते हैं। ठीक है, अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरनर, ये सिटीजन के लिए भी है और फॉरनर के लिए भी है। नहीं तो ऐसा थोड़ी ना है कि फॉरनर को यहाँ आया तो हमने उसको पकड़ के जानबूझ के हिंदू बना दिया, मुसलमान बना दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो आप उसके भी प्रोटेक्शन, उसके भी राइट्स दे रखे हैं। आर्टिकल 25 का 1 जो है इंक्लूड 4 थिंग्स, 4 चीज़ें इंक्लूड करता है। जो चारों चीज़ मैंने आपको बता दी है, आप पिक्चरों से आप समझ सकते हैं कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी का भी मतलब आप रिलीजियस को फ्रीली प्रोसेस कर सकते हैं, रिचुअल कर सकते हैं और साथ साथ में प्रोपोगेट कर सकते हैं उसको। दिस आर्टिकल ओनली प्रोटेक्ट्स प्रोटेक्ट एंड इंडिविजुअल। ठीक है, तो अभी आप हर किसी को इसका राइट्स मिला है। इसमें देखो रिस्ट्रिक्शन भी है, लेकिन कुछ अब रिस्ट्रिक्शन आपके 25(2) के अंदर लिखे गए। रिस्ट्रिक्शन ऑन रेगुलेट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद एनी रिलीजियस सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड अदर प्रोविजन रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट। इसको सिंपली तरीके से आप ये समझो कि अगर कोई भी आपके यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन कब लगेगा? जब कोई फंडामेंटल राइट्स का क्या कर रहा होगा, वायलेशन कर रहा होगा, या कोई भी दिक्कत वहाँ पे दे रहा होगा। ठीक है, अगर आपके जो नॉर्मल जैसे इसमें बोला है पॉलिटिकल एक्टिविटी एसोसिएट विद एनी रिलीजियस सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, अगर पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डर निकाला है, पब्लिक ऑर्डर निकाला है, लेकिन वो क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या फिर कोई ऐसी चीज़ें होंगी, तो उस चीज़ में रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। दूसरा बताया प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म हिंदू इंस्टीट्यूशन एंड थ्रो देम्स ओपन क्लास। ठीक है, ये वाली बात करिए, ओपन फॉर ऑल द क्लासेस ऑफ हिंदू। ठीक है, आपके सारी क्लासेस के लिए ओपन किया गया है। इसमें आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हम अपना रिलीजियस फॉलो कर रहे हैं, आप अदर जैसे 4 वर्णास बने ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि नीच शूद्रा वाला नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, आप ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, वो ओपन फॉर ऑल है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा। आप ये नहीं कहोगे कि हम अपना रिलीजियस फॉलो कर रहे हैं, हमारे रिलीजियस में ऐसा होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे हमको इक्वालिटी का भी तो राइट है ना, तो उसको देखते हुए कहा है कि ये चीज़ें नहीं मानी जाएगी। और बोला गया है कि देयर आर 2 एक्सप्लेनेशन इन दिस आर्टिकल, दो एक्सप्लेनेशन दिए हैं। कैरिंग कृपाण, ठीक है, सिक्के को आपने देखा होगा, देखो तीसरी पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि सिक्के है, सिक्के के कृपाण रखता है, वो एक तलवार जैसी रखता है छोटी सी ना। तो ये क्या है, अलाउड टू प्रोफेस रिलीजियस। ठीक है, उनके रिलीजियस के अंदर है कि इसको रखना। ठीक है, 5 कौ रखते हैं। ठीक है, उस चीज़ के अंदर ही आते हैं, जैसे केस कहते हैं, कृपाण कहते हैं, कंगा कहते हैं, इस टाइप से इनके 5 कौ होते हैं, इनको रखने होते हैं। तो इनके धर्म के अंदर आता है, तभी इनको इंक्लूड किया गया है। लेकिन एक पॉइंट आप यहाँ पे समझना, जो लास्ट पॉइंट दिख रहा है, वर्ड हिंदू इन आर्टिकल 25(2) ऑल्सो इंक्लूड। जब हम वर्ड हिंदू कहते हैं तो उसके अंदर हम किस किस को भी इंक्लूड करते हैं? सिख को भी इंक्लूड करते हैं, जैन को भी इंक्लूड करते हैं और बुद्धिस्ट को भी इंक्लूड करते हैं जब हम हिंदू कहते हैं, क्योंकि इस टर्म को हमने क्या कर रखा है, बड़ा डिफाइन कर रखा है।
आर्टिकल 25 नॉर्मली आपसे ये कहता है कि आप अपने कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं, ठीक है। और 26 आपका क्या कहता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आपके पास फ्रीडम है कि आप मैनेज कर सकते हो अपने रिलीजियस अफेयर को, ठीक है। आपकी जैसे आप पिक्चर से देख रहे हो गोल्डन टेम्पल है या वाराणसी में मंदिर है, ठीक है, जो भी मंदिर चीज़ें हैं, ये चीज़ें, इन सबको रिलीजियस अफेयर को आप मैनेज कर सकते हो। दिस राइट प्रोटेक्ट कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजियस ऑफ अ ग्रुप एंड से द फॉलोइंग। क्या क्या चीज़ें कह सकते हैं, टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन द इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, जैसे जितना भी पैसा आ रहा है या कुछ भी चीज़ हो रही है उसमें आप खुद से मैनेज कर सकते हो कि इसका आप कहाँ यूज करोगे, कैसे यूज करोगे। इसके लिए आपको सरकार को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो आपका रिलीजियस का है और रिलीजियस का चीज़ें का अंदर का मेंटेन करना आप ही के हाथ में, मैनेज करना भी आप ही के हाथ में है। राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजियस से रिलेटेड आप कोई भी चीज़ है तो मैनेज कौन करेगा, खुद करेंगे। कौन, आपको अधिकार है, आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी ले सकते हो। जैसे कई धर्म के नाम पे, जैसे मंदिर के नाम पे हम क्या कहते हैं, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों ले सकते हैं, ठीक है। राइट टू एडमिनिस्टर द प्रॉपर्टी, तो आपके पास क्या है, राइट है एडमिनिस्टर करना प्रॉपर्टी का, ठीक है। आप उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, एडमिनिस्टर कर सकते हो, मतलब उसका आप मैनेजमेंट कर सकते हो कि आप कैसे उसको खर्च करोगे, कैसे आपने कुछ लेना है, इमूवेबल या मूवेबल कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है, वो सारी चीज़ें आपके हाथ में है, आपकी मर्जी है वो पैसा आप कैसे खर्चा करो, ठीक है। इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट से नहीं रहेगा। आप गरीबों में दान करो, आपकी मर्जी, जो करना चाहो आपकी मर्जी, और मंदिर को और बड़ा करो वो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। मंदिर मस्जिद जो भी है। अब क्या है, आर्टिकल 25 और 26 के बारे में बोला है कि इम्प्लीकेशंस ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26 नॉट बीन एब्सोल्यूट, ठीक है। ये आर्टिकल हमारे पास एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट इन द सेंस ये कहने का कि मतलब होता है कि आपको इस अधिकार के अंदर कुछ लिमिटेशन रखी जाती हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपको अधिकार दे रखे हैं कि आप मैनेजमेंट कर सकते हो तो इसका मतलब आप ये तो नहीं कह सकते कि हम हथियार खरीद लेंगे, ठीक है। आपको ये कहा गया है कि आप कोई भी प्रोफेशन करो तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप जैसे धर्म परिवर्तन कर देंगे किसी का। तो इसी चीज़ को लेके रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शन लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको ये पता चले कि हमारी फ्रीडम कहाँ तक है। तो वैसे इसमें बोला है यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजियस। कोई रिलीजियस ये नहीं कह सकता कि हमने लाउड स्पीकर इसलिए लगा रखे कि इसका इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि कहीं भी लाउड स्पीकर लगाना इंटीग्रल पार्ट नहीं है किसी भी रिलीजियस का, ठीक है। तो इसके लिए ये शब्द कहा गया है। सो द गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्टेड, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर फॉर आजान एंड भजन कीर्तन। भजन कीर्तन या आजान के लिए क्या कर सकती है गवर्नमेंट, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। गवर्नमेंट कह सकती है कि आप इतने डेसिमल से ऊपर लाउड स्पीकर को नहीं ले जाएंगे या इतने इतने से ऊपर नहीं ले जाएंगे, वो चीज़ें गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि कोई मस्जिद या कोई मंदिर किसी हॉस्पिटल के बहुत करीब है तो गवर्नमेंट वहाँ पे ये भी कह सकती है कि आप इन लाउड स्पीकर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, दिक्कत होती है, ठीक है। मरीजों को दिक्कत होती है, पेशेंट को दिक्कत होती है, तो इस चीज़ से गवर्नमेंट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, फॉलोवर ऑफ नो रिलीजियस हैज़ द राइट टू स्टॉप द प्रोसेसन ऑफ अदर रिलीजियस ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ न्यूसेंस। तो यहाँ पे बात करें, जो कोई रिलीजियस फॉलो नहीं करता है उसको मतलब अधिकार है कि वो कुछ नहीं करे, ठीक है। मतलब कोई उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप धर्म, जरूरी तो नहीं है ना आपको कोई रिलीजियस लेना ही लेना है। कोई ऐसे भी तो हो सकते हैं जो कोई धर्म नहीं लेना चाहते, ठीक है, वो चीज़ भी आप कर सकते हो। स्टेट कैन एबॉलिश काउ स्लॉटिंग, ठीक है, करेगा एबॉलिश करेगा काउ स्लॉटर, ठीक है, जो गाय को काटते हैं उसको क्या करेगा, मना करेगा, एबॉलिश करेगा। एज सेक्रीफाइस ऑफ काउस ऑन बकरी ईद इट इज़ नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजियस। उनके रिलीजियस का एसेंशियल पार्ट नहीं, जैसे बकरी ईद कहा जाता है तो बकरी ईद में बकरी ही कटेगी, जरूरी नहीं है कि वो गाय काटें, इसलिए गाय को काटने में रोक लगा सकती है गवर्नमेंट। आप नीचे देखो, देखो यहाँ पे गाय का दिखा रहा है, थैंक गॉड हम बकरी नहीं है, ठीक है, गाय बोल रही है कि थैंक गॉड हम बकरी नहीं है। उसके बाद आप देखो possessing a kirpan is an essential part of possessing सिक्किज्म। सिक्किज्म में क्या है, किरपान रखना क्या है उनका एसेंशियल पार्ट है। एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड राइट ऑफ सिक्स, और वो सिक्के का राइट है, ये प्रोटेक्टिव भी क्या है आर्टिकल 25 के अंदर एक्सप्लेनेशन किया था मैंने आपको। किरपान रखना इनका क्या है, अधिकार के अंदर आता है, ठीक है। जो एसेंशियल पार्ट है उनको तो उनको मना नहीं कर सकते, बाकी जो नॉन एसेंशियल पार्ट है उनको गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। लास्ट पॉइंट देखो आप, नन ऑफ द राइट गारंटी दैट द ब्राह्मण ओनली कैन परफॉर्म रिचुअल ऑफ हिंदूज़, ठीक है।
तो हाई कोर्ट ने क्या कह रखा है कि नन ऑफ द राइट गारंटी, ये कहीं से गारंटी नहीं दे रखी है कि ब्राह्मण ही परफॉर्म करेगा रिचुअल्स, ठीक है। रिचुअल्स मतलब जो भी संस्कार होते हैं वहाँ पे वो सारे ब्राह्मण ही करेगा, ये कहीं पे नहीं लिखा गया, ये गारंटी नहीं दी है। तभी यहाँ पे देखो बगल में देखो ब्राह्मण बनाया है, वहाँ पे लिखा है सुप्रीम कोर्ट हमारा धंधा चौपट करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए कहा है, एससी मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया होगा अपना डिसीजन की कोई गारंटी नहीं है कि ब्राह्मण ही करेगा, कोई भी कर सकता है। क्योंकि हमेशा क्या होता है, हमारे हम फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से चलते हैं, तो हमारा फंडामेंटल राइट क्या कहता है, इक्वलिटी की बात करता है हर किसी के लिए, तभी इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा। अब आर्टिकल 27 के अंदर हम देखते हैं तो क्या है, आर्टिकल 27 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजियस। हमको क्या है, फ्रीडम है कि हम जो टैक्स मिल हमको टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, किसमें, प्रमोशन ऑफ अ रिलीजियस, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें हमको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ऐसा कभी सुना है कि आपने कि इस मंदिर में इतना चढ़ावा चढ़ा तो आप गवर्नमेंट इतना टैक्स लगाएगी, ऐसा होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो कोई भी रिलीजियस अगर चीज़ें चल रही हैं तो उन रिलीजियस चीज़ों पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। नो टैक्स फॉर प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस, पॉइंट नंबर फर्स्ट देखो, नो टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, चाहे वो प्रमोशन कर रहे हो या मेंटेनेंस कर रहे हो आप किसी भी रिलीजियस का, ठीक है। नो टैक्स दिखा दिया, ऊपर नीचे आपको दिखा दिया, नीचे अजान पढ़ रहे हैं, ऊपर यज्ञ हो रहे हैं, ठीक है। स्टेट कैन नॉट स्पेंड पब्लिक मनी ऑन प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस, स्टेट क्या कर सकता है, कोई भी पैसा खर्च नहीं करेगा, पब्लिक का पैसा खर्च नहीं करेगा किस चीज़ में, प्रमोशन किसका प्रमोशन करने में, किसी रिलीजियस का प्रमोशन करने में, ठीक है। देखो यहाँ पे मोहन भागवत है जो आरएसएस के चीफ थे, और यहाँ पे नरेंद्र मोदी बनाए हैं, उसमें मैं जनता का पैसा देता हूँ, आप हिंदुत्व का प्रचार करो, तो एक चीज़ क्या लगा रखी है, क्रॉस, इट मीन्स ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये डायग्राम जो आपके लिए बना रखे हैं वो इसलिए बना रखे हैं कि आप इनको समझ सको कि ऐसी चीज़ें नहीं होती है, जो कि आपको दिमाग में एकदम क्लिक हो जाएगी ना एग्जामिनेशन के टाइम पे, हाँ भाई पैसा, सरकार का पैसा खर्च नहीं हो कर सकती किसी पर्टिकुलर रिलीजियस को प्रमोट करने के लिए। फीस कैन बी लीव्ड बाय रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल सर्विस और सिक्योरिटी, ठीक है, पैसा लिया जा सकता है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किस चीज़ के लिए, कुछ स्पेशल सर्विस या सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो डायग्राम से लिखा है गॉड के दर्शन के लिए फ़ीस, ठीक है। तो जनरली आपने देखा होगा कि जैसे हम मंदिरों में जाते हो या कहीं जाते हो तो कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है कि फ़ीस लिखी होती है ना कि इतनी फ़ीस पड़ेगी, इतनी फ़ीस पड़ेगी, तो उस चीज़ के लिए फ़ीस कैन बी लीव्ड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ही उसको डिसाइड करता है, वही चीज़ उसको रखता है, ठीक है। आगे देखो, अब है फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अब क्या आपको फ्रीडम है, आर्टिकल 28 कहता है आपको फ्रीडम है फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। आप क्या फ्रीडम है, आप कोई भी रिलीजियस क्या अटेंड कर सकते हो, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अटेंड कर सकते हो, ठीक है। जिसमें बोला है कि आपको नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड। अगर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको जो किसके पैसे से चल रहा है, सरकार के पैसे से चल रहा है, होली मेंटेन आउट ऑफ अ स्टेट फंड, स्टेट फंड मतलब सरकार के पैसे से चल रहा है, वहाँ कोई भी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड, वहाँ कोई भी धर्म से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। और दूसरा है इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन इंस्टीट्यूशन रिसीविंग स्टेट एड, और कोई भी स्टूडेंट कैन नॉट बी कंपेल्ड, किसी भी स्टूडेंट को क्या नहीं करा जाएगा, मजबूर नहीं किया जाएगा या फोर्स नहीं किया जाएगा टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को वो अटेंड करे इन इंस्टीट्यूशन रिसीविंग स्टेट एड, ठीक है, जो क्या 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 आ रहा है गवर्नमेंट के तौर से जिसमें पैसा आ रहा है, वहाँ किसी भी स्टूडेंट को ये फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप इस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करो, ठीक है। वो आपके अंदर है कि आप अटेंड करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो ना करें। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात आती है जब रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस परमिटेड, ठीक है, यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन क्या कर रखे हैं, परमिटेड कर रखे हैं, लेकिन इन केस ऑफ माइनर द कंसेंट ऑफ हिज गार्जियन इज रिक्वायर्ड। अगर कोई माइनर है, ठीक है, तो उसके लिए क्या रिक्वायर है, उसके पेरेंट्स की या गार्जियन की परमिशन रिक्वायर होगी। अब आर्टिकल 21 डिवाइड एजुकेशन इंस्टीट्यूट इनटू 4 कैटेगरी, इसने क्या करेगा, 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने जो आर्टिकल 28 के अंदर हमने डिवाइड करके हैं 4 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करी हमने। आप यहाँ पे से हर डायग्राम से समझ सकते हैं कि पहला देखो क्या है, इंस्टीट्यूशनल होली मेंटेन बाय द स्टेट, वो इंस्टीट्यूशन जो पूरे तरीके से क्या है,
स्टेट उनको फंड कर रही है, तो उसमें क्या होगा, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। वहाँ पे आपको कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे। जैसे आपने कॉलेज देखे होंगे, कॉलेजों में क्या होता है, आपको कहीं वहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते, ठीक है। वहाँ आप जाते हैं और कॉलेज पढ़ते हैं, जो भी क्या है स्टेट फंडेड होता है, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पे ऐसा चीज़ें नहीं होता है, ठीक है। जैसे इसमें डीएवी कॉलेज लिखा है देहरादून का, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लिखा है, तो यहाँ भी आपको रिलीजियस कोई भी चीज़ें नहीं, इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ये मेंटेन किसके द्वारा किए गए, स्टेट के द्वारा किए गए हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी ट्रस्ट और इंडोमेंट, ठीक है। कोई भी ट्रस्ट के अंदर कोई अगर इंस्टीट्यूट बनता है, जो कि क्या होता है, इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट, जो स्टेट का कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, तो इसमें क्या होता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड, वहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन क्या है, परमिटेड है। तो ऐसे करके तीसरा पॉइंट पढ़ो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप समझ लो इनको, ठीक है। इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय स्टेट, को वो इंस्टीट्यूशन जिसको रिकॉग्नाइजेशन दिए किसने, स्टेट ने। तो यहाँ पे नॉर्मली इन दोनों चीज़ों में सिंपल सी बात यह है कि यहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तो चलेंगे, लेकिन वो आप पे है कि आप अटेंड करना चाहो कि नहीं करना चाहो, ठीक है, आप पे रहता है। तो दूसरे वाले ने बोला, इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी इम्पार्टेड बाय पीपल, कैन नॉट बी कंपेल्ड टू अटेंड सच इंस्ट्रक्शन। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको अटेंड करना चाहो कि नहीं करना चाहो, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ें इसमें कही गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, आर्टिकल क्या क्या है हमने जो अभी पढ़े, ठीक है, जिससे कि आपको क्या होगा, ध्यान रहेगा कि क्या है। हमने पढ़ा आज फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, इसके अंदर हमने आर्टिकल 25 से 28 की पढ़े हैं। 25 बोलता है कि आप कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं या फिर उसका प्रचार कर सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। आर्टिकल 26 से बोलता है कि आप अगर धर्म फॉलो कर सकते हैं तो उससे उसमें क्या होगा, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी, तो आपको आप स्वतंत्र हो किसी भी रिलीजियस अफेयर का मैनेजमेंट करने के लिए। जैसे आपने कहीं भंडारा लगाया तो उसका मैनेजमेंट आप ही करोगे, कोई और तो नहीं करेगा, और आप क्या हो, स्वतंत्र हो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद बोला है, अगर कोई भी आप चीज़ करते हो, ठीक है, फ्रीडम फॉर टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजियस, अगर आप अपने रिलीजियस को प्रमोट कर रहे हो या कुछ भी चीज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या पड़ेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये चीज़ भी हमने बात कर ली है। और लास्ट बात ये कही है कि आपकी 28 में, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, आपको क्या है, फ्रीडम है, आपका मन है कि आपको अटेंड करना है तो आप अटेंड कर सकते हैं, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी को या किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने से या अटेंड करने से, ठीक है। आपका मन है तो आप करोगे, आपका मन है तो नहीं करोगे। जैसे सपोज करो कि आपके स्कूल में प्रेयर चल रही है और आपका मन है कि मैं उसको अटेंड नहीं करना चाहता हूँ, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, तो आप नहीं भी कर सकते हैं, वो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमारा आता है पांचवा टाइप्स, ठीक है। जो पांचवा आपका अधिकार है, जो आपका पांचवा राइट्स है, वो क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के अंदर क्या आता है, आर्टिकल 29 और 30 आता है इसके अंदर, ठीक है। व्हाट इज़ माइनॉरिटी, सबसे पहले आप ये समझो कि माइनॉरिटी होती क्या है। माइनॉरिटी क्या होती है, माइनॉरिटी वो होती है, हमने दो बेसिस पे माइनॉरिटी को डिफाइन किया है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस के बेसिस पे, और ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेसिस भी हमने क्या कर रखा है, माइनॉरिटी को डिफाइन कर रखा है। रिलीजियस के बेसिस में हम कह सकते हैं मुस्लिम, सिख, बुद्धिज्म, जैन, इनको हमने माइनॉरिटीज़ में रखा है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज में हमने क्या है, जैसे कोई भी ट्राइब्स होती हैं, जैसे इसमें लिखा है भोटिया, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हमने क्या रखा है, इनको ट्राइब्स को हमने क्या रखा है, माइनॉरिटीज़ में रखा है, उनके लैंग्वेज के बेस पे या उनके कल्चर के बेस पे, ठीक है। तो नीचे देखो, कॉमन डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होगी, उनकी लैंग्वेज क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। स्क्रिप्ट होगी, उनके कल्चर फॉर्म अलग होंगे, हर चीज़ उनकी अलग होगी, इसलिए उनको हमने क्या रखा है, माइनॉरिटी के अंदर रखा है। टर्म माइनॉरिटी इज़ नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो माइनॉरिटी टर्म है वो कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल 29 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी के इंटरेस्ट का क्या हमने प्रोटेक्शन दे रखा है, ठीक है। अब क्या क्या दे रखा है, आप आगे पढ़ो। उसमें सबसे पहले 29 सिंपली बात करता है कि प्रोटेक्शन दे रहा है ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को हम क्या दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर टू एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। जब हम माइनॉरिटी की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि रिलीजियस माइनॉरिटी भी हो सकती है और लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी हो सकती है, कोई ट्राइब। अब उनके क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होती है, उनकी लैंग्वेज क्या होती है, लुप्त लैंग्वेज होती है, कह सकते हो कम ही लोग होते हैं, तो उनको हम क्या देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं माइनॉरिटी को ना, कि उनकी लैंग्वेज का लुप्त ना हो जाए या उनके कल्चरल या उनकी स्क्रिप्ट लुप्त ना हो जाए, इसलिए हमको क्या देते हैं, प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। तो उसी चीज़ की यहाँ पे बात करी गई है, टू एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, इट इज़ अ ग्रुप
राइट, ठीक है। इसे ये किसका राइट है? ग्रुप का राइट है, ये किसी पर्सनल राइट नहीं है, ग्रुप का राइट है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ की जब हम बात करेंगे तो हम ग्रुप की बात करेंगे ना, तो वहीं पे बात करी, इसी चीज़ के लिए इसको कहा है, ये क्या है? ग्रुप राइट है। नो डिनाइंग ऑफ एडमिशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मेंटेनिंग बाय द स्टेट और रिसीविंग एनी एड फ्रॉम द स्टेट ऑन सर्टेन ग्राउंड। ठीक है, इन लोगों को कोई मना नहीं कर सकता एडमिशन लेने के लिए किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जो इंस्टीट्यूशन किसके द्वारा मेंटेन गए हैं, स्टेट मतलब गवर्नमेंट के पैसे के द्वारा मेंटेन करे गए हैं, या फिर गवर्नमेंट एड करता है, मतलब गवर्नमेंट वहाँ पैसा देता है, उन इंस्टीट्यूशन में इनको मना नहीं करा जा सकता एडमिशन लेने से। ठीक है, इट इज़ एन इंडिविजुअल राइट, वो क्या है? उसका इंडिविजुअल राइट भी हो गया। ठीक है, ऑल्सो प्रोटेक्ट द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी। और यहाँ ये किस चीज़ की भी बात करता है कि आपको प्रोटेक्ट की जाएगी आपकी लैंग्वेज की, आपकी स्क्रिप्ट की और आपकी कल्चर की ऑफ मेजॉरिटी। ठीक है, और प्रोटेक्ट द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ मेजॉरिटी, मतलब आपकी मतलब इन चीज़ों की माइनॉरिटीज़ की क्या करी जाएगी, इन सब की प्रोटेक्ट करा जाएगा। राइट टू एजुटेट। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पे बात करी गई है कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में आप देखो पिक्चरों में, इसमें आपको क्या बताया कि सब माइनॉरिटी को भी है तो क्या है, अपना अपना चीज़ें कर सकती हैं, अपने रिलीजियस को फॉलो कर सकती हैं। वो तो हमने पहले ही बात कर दी है कि रिलीजियस की क्या कहते हैं, स्वतंत्रता तो सबको ही है, साथ साथ में इन लोगों क्या है कि ये अपने लैंग्वेज कल्चर को भी कंजर्व रखेंगे माइनॉरिटी के बेस पे। यहाँ पे देखो एक कॉलेज दिखा रखा है डीएवी, इसमें लिखा है सरकार के खजाने से चलता है। कॉलेज के बारे में बोला कि सरकार के खजाने से चलता है, इसलिए सबको एडमिशन मिलेगा, नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि आप माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो या फिर आप ट्राइब्स को बिलोंग करते हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये आपको क्या दे रखा है? राइट दे रखा है, प्रोटेक्शन दे रखी है कि माइनॉरिटी के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट के लिए। आर्टिकल 30 क्या कहता है? राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो माइनॉरिटी का राइट क्या है कि वो इस्टेब्लिश कर सकता है और एडमिनिस्टर कर सकता है, बना भी सकता है और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना के उसको चला भी सकता है। ठीक है, ऑल माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो खुद का क्या कर सकते हैं माइनॉरिटी। आपको देखो लेफ्ट पेज में दिख रहा है कि कुछ मतलब खुला है, जैसे वो कहते हैं मदरसा, कहते हैं ना मदरसा खुला है, तो वो क्या है, अपना माइनॉरिटी को राइट है कि वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है, उसको एडमिनिस्टर भी कर सकता है। ठीक है, राइट टू इम्पार्ट एजुकेशन इन ओन लैंग्वेज, और वो साथ साथ में अपनी ही लैंग्वेज में वहाँ उनको राइट है कि अपनी लैंग्वेज को भी क्या करना है, कंजर्व रखना है ना, तो वो क्या कर सकते हैं? राइट टू इम्पार्ट एजुकेशन इन ओन लैंग्वेज, वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी ओन लैंग्वेज में। ठीक है, स्टेट कैन एक्वायर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन प्रॉपर्टी इन रिक्वायर फुली प्रोवाइडेड फुली मॉनेटरी कंपनसेशन इज टू प्रोवाइडेड। बात करी गई कि यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं कराया जाएगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इन ग्रांटिंग एड टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को अगर पैसा दिया जा रहा है तो यहाँ पे उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करा जाएगा। अब देखो लेफ्ट साइड में नरेंद्र मोदी जी बनाए और वहाँ पे क्या लिखा है? मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए रोड बनाने के लिए, सही मुआवजा दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारा पॉइंट नंबर 3 था, वो ये चीज़ बता रहा था कि अगर कोई स्टेट एक्वायर करता है माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन प्रॉपर्टी, तो उसको क्या करना पड़ेगा? फुली मॉनेटरी कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, और सरकार क्या करेगी? यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। अगर वो कुछ पैसा ग्रांट देती है, ठीक है, एड की तरफ तौर पे, ठीक है, मदद के तौर पे, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, अब आगे समझो हमारा जो, तो अब हमारा जो फंडामेंटल राइट्स का है वो लास्ट राइट आपका बचा है, जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये देखो ये आर्टिकल 32 के अंदर आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपको पावर दे रखी हैं अभी तक, जितने भी राइट्स दे रखे हैं आर्टिकल, चाहे वो राइट टू इक्वलिटी हो, राइट टू फ्रीडम हो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस हो, या कल्चरल एंड एजुकेशन राइट हो, तो उन सारे राइटों को प्रोटेक्ट कौन करता है? आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आपका आर्टिकल 32 क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल जो अब देखो, आप देख रहे हो 29 से 30 हमने पढ़ा, 31 क्यों नहीं पढ़ा? 31 जो राइट था हमारा, वो राइट टू प्रॉपर्टी था, वो क्या हो गया है? हटा दिया गया है। ठीक है, वो आपकी प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, वो हमने हटा के क्या कर दिया? उसको शेड्यूल 9 के अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। बाकी आप इतना समझ जाओ कि पहले हमारे 7 राइट थे, अब हमारे राइट कितने हो गए हैं? 6 राइट हो गए, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अब देखो आर्टिकल 32 पे आओ डायरेक्ट, आप समझो ये है क्या? ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये आपको रेमेडीज़ प्रोवाइड कराता है कॉन्स्टिट्यूशनली। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है देखो, सबसे पहले आप यहाँ पढ़ो राइट साइड में, जो रेड से लिखा है आर्टिकल 32 गिव अस रेमेडी फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है? वायलेशन होता है, तो हमको क्या प्रोवाइड कराता है? रेमेडी प्रोवाइड कराता है।
फर्स्ट में लिखो, देखो सुप्रीम कोर्ट बनाया, नंबर 1 लिखा है वहाँ पे, आप पढ़ो। टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, अभी तक जितने भी मैंने आपको राइट्स पढ़ाए हैं, चाहे इक्वलिटी की बात करी है यहाँ पे हमने, चाहे कोई भी बात करी हमने, आपके रिलीजियस से लेके या माइनॉरिटी से लेके आपके किसी भी राइट की हमने बात करी, चाहे आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या आपको बंधुआ मजदूर बना दिया है, तो अगर आपका किसी भी फंडामेंटल राइट का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्ट और रिट। ठीक है, यहाँ पे बात करी गई है, क्या कहा गया कि पार्लियामेंट के अंदर पावर है कि वो क्या किसी भी कोर्ट को क्या कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है या फिर रिट जारी करने के लिए कहा जा सकता है। अभी रिट क्या है ये आपको आगे बताएंगे, ठीक है, कल के लेक्चर में बताएंगे आपको रिट क्या है। रिट के अंदर बहुत अच्छा डेफिनेशन बताई गई है कि कितने प्रकार की रिट्स होती हैं। ठीक है, आप पॉइंट नंबर 3 देखो, दिस राइट कैन सस्पेंडेड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोविजन। लेकिन फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है, हम सस्पेंशन हो सकता है। ठीक है, सस्पेंड हो सकते हैं, कब हो सकता है, जब इमरजेंसी लगी होगी। लेकिन याद रखना कौन कौन से राइट्स हमारे सस्पेंड नहीं होंगे, ये भी मैंने आपको बता चुका है। कौन कौन से नहीं होंगे, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं होंगे, क्योंकि वो आपके क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना। जिन जैसे आर्टिकल 21 बात कर रहा है आपकी राइट टू लिबर्टी, राइट टू लीव, ठीक है, वो आपको जीने का अधिकार की प्रोटेक्शन दे रहा है, तो वो तो हटा नहीं सकते ना, तो सस्पेंड वो नहीं होता। बाकी सारे राइट्स क्या हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। डायग्राम नंबर 4 देखो, उसमें लिखा है B.R. अम्बेडकर जी बने हैं, उसमें लिखा है फंडामेंटल्स ऑफ फंडामेंटल्स राइट्स एंड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसने क्या किया, आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है, इसको कहा गया है फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल का क्या है, फंडामेंटल राइट्स से कहा गया है, और इसको ये भी कहा गया है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसने क्या कहा है, इसको दिल और आत्मा कहा गया है, किसी भी दिल और आत्मा कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके ऊपर का कोई वॉल्यूशन हो रहा है तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, इसकी वजह से आप उससे आपका केस मतलब आपको निजात मिलेगा, क्योंकि आपके पास क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। आप क्या कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, उसमें आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, अब रिट होती है, ये याद रखना कि रिट एक ऑर्डर होता है, जो आप कल पढ़ाएंगे हम आपको क्या क्या रिट होता है, कितने प्रकार की रिट होती हैं। अभी जो समझने वाली चीज़ें वो इतनी चीज़ समझो कि सुप्रीम कोर्ट जब रिट जारी करता है तो आर्टिकल 32 के अंदर जारी करता है, और हाई कोर्ट अगर रिट जारी करता है तो आर्टिकल 226 के अंदर जारी करता है। अगर आप लेक्चर रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 की बारे में हमने पहले भी बात कर चुकी थी। तो ये चीज़ें हम क्या करेंगे, आपको कल वाले लेक्चर में ज़्यादा अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, आर्टिकल 32 के अंदर क्या कर सकता है, कैन रेगुलेट थ्रू आउट इंडियन टेरिटरी। जो इसका रीट होगा, जो जारी करेगा या ऑर्डर जारी करेगा, वो क्या होगा, पूरी कंट्री के लिए जारी होगा। ठीक है, इशू ओनली फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है तो तभी ये क्या होगा, रिट जारी करेगा। ठीक है, आर्टिकल 32 तब वहाँ पे आएगा। मैंडेटरी फॉर सुप्रीम कोर्ट टू एक्सरसाइज रिट जुडिक्शन। ठीक है, तो ये मैंडेटरी होता है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि वो एक्सरसाइज करे, अपने रिट का यूज करे, किसके लिए, जुडिक्शन के लिए। अब देखो हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो 226 के अंदर आता है, 226 के अंदर आता है, ये याद रखना। कभी कभार पूछा जाता है कि रिट ऑर्डर हाई कोर्ट का किसके अंदर आर्टिकल किसके अंदर आता है, तो 226 के अंदर आता है। इसके अंदर क्या आता है, कैन रेगुलेट ओनली अंडर द जुडिक्शन ऑफ पर्टिकुलर हाई कोर्ट। ठीक है, पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जुडिक्शन जो उसका एरिया है जजमेंट का, उसके अंदर तक की बात करेगा। कैन इशू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑर्डिनरी लीगल राइट। ये फंडामेंटल राइट के साथ साथ अदर लीगल राइट के लिए भी रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट जारी करेगा, और इसकी है डिस्क्रिशनरी पावर होती है, जैसे कि मे रिफ्यूज़ डिस्क्रिशनरी पावर है, तो ये क्या कर सकता है कि मे रिफ्यूज़ टू एक्सरसाइज रिट जुडिक्शन। तो क्या करता है, रिट का यूज़ नहीं भी कर सकता है, ये इसकी खुद की पावर होती है, लेकिन हाई कोर्ट को करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है हाई कोर्ट के लिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए कि वो करेगा ही करेगा, अपनी रिट का पावर यूज करेगा ही करेगा किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें रिट के अंदर अब होती क्या है, 5 टाइप की रिट होती है, कल आपको बताया जाएगा। बाकी इतना आप लेक्चर समझ गए होंगे। बाकी आप पॉइंट टू पॉइंट अगर चीज़ों को पढ़ोगे, अगर आप जैसे हमने बात करी थी आज माइनॉरिटी की भी, जो सेकंड टॉपिक था हमारा माइनॉरिटी में हमने कहा था आर्टिकल 29 क्या बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी की इंटरेस्ट की बात करता है, उसको प्रोटेक्शन देता है। फिर हमने बोला था राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अगर वो क्या बनाना चाहते हैं, उनके पास राइट है माइनॉरिटी के पास कि वो अपना ही कुछ एडमिनिस्टर
एस्टेब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 बात करी गई थी, इन 2 के बारे में भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। और बाकी हमने आर्टिकल 32 की बात करी थी, 31 हमारा हटा दिया गया है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के उससे। और हमारा 32 की क्या बात करते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो रेमेडीज़ प्रोवाइड करती है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अगर आपका वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का। तो ये चीज़ें हैं, आप इन लेक्चरों को अच्छे से समझना और इन लेक्चरों को बार बार देखना, तब जाके आपको क्या होगा, ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएंगे। क्योंकि मे बी फर्स्ट गो में आपको समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि ये चीज़ें नहीं होती हैं आपके लिए। तो आप इनको रिपीटेशन में देखते रहोगे तो आपको क्या हो जाएगा, परफेक्शन आ जाएगी। और साथ साथ में नोट ज़रूर बनाना, जो भी नोट्स हैं उनको ज़रूर बनाना है, क्योंकि वो रिवाइज करने के लिए आपके लिए क्या होते हैं, बेटर रहते हैं। तो बाकी अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, थैंक यू।